हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द एग्जाम 90 में। तो एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से मैं अपने इस प्यारे से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम जानने वाले हैं, आज का टॉपिक है विलयन। अब आज से स्टार्ट हो रही है आपकी सारी क्लासेस, जो मतलब कि केमिस्ट्री की है। अब डेली एक एक चैप्टर आपको मिलेगी भाई, एक एक चैप्टर केमिस्ट्री आपको पूरे तैयार एकदम वन शॉट तरीके से आपको देखने को मिलेगी और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो है विलयन। पहला चैप्टर आपका क्या है? विलयन। आज हम जानेंगे विलयन के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बस वो चीजें कवर करेंगे। बस देखिए, अब उतना तो टाइम है नहीं कि सारी चीजें बता दिया जाए, लेकिन हाँ, इस वीडियो से जितने भी जिस हर चैप्टर की जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पास। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक आपका है विलयन। विलयन क्या होता है भाई? देखिए, विलयन जो है ना, हम इसको दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। या तो बोल दे कि जो विलेय और विलायक से मिलकर बने होते हैं विलयन कहलाते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि जो मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। हम यहाँ पास लिखे हैं कि जो विलेय प्लस विलायक से मिलकर बने होते हैं वो क्या होते हैं? विलयन होते हैं। तो इस बात को ध्यान से समझना। यहाँ पास अगर बात विलेय और विलायक की आई है, किसकी? विलेय और विलायक की। थोड़ा सा ध्यान से समझना। हमने विलेय को माना है घटक ए और विलायक को माना है घटक बी। ये आपका क्या है? विलायक। विलायक को हमने क्या मान लिया है? बी। और विलेय को हमने क्या मान लिया है? ए। तो जब ए और बी मतलब कि विलेय और विलायक दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? विलयन बनेगा। अब कहोगे कि सर विलेय क्या होता है? विलेय क्या होता है भाई? विलेय, विलेय देखो, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो होता है विलेय। मात्रा के आधार पर हम जानेंगे कि जब विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। बात को ध्यान से समझना। मान लो हम यहाँ पास चीनी और पानी दोनों का मिश्रण लेते हैं, चीनी प्लस में पानी, और आमतौर की भाषा पर जो विलयन मिलेगा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? शरबत। अर्थात हम बोलेंगे कि चीनी और पानी का घोल। तो इसमें जो चीनी है अर्थात चीनी की मात्रा आपको क्या मिलेगी? कम मिलेगी। चीनी क्या मिलेगी आपको? कम मिलेगी। और पानी क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। पानी क्या मिलेगा भाई? अधिक मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि जो जिसकी मात्रा कम है, कम वाला क्या हो जाएगा आपका? विलेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? विलेय हो जाएगा। और अधिक वाला क्या हो जाएगा आपका? विलायक हो जाएगा। बात को ध्यान से समझना। जिसकी मात्रा कम है वो विलेय हो जाएगा और जो अधिक होता है वो क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। तो इस तरीके से विलयन आपका क्लियर हुआ। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। या तो आप बोल सकते हैं कि जो विलेय और विलायक से मिलकर बने होते हैं उन्हें विलयन कहते हैं। और विलेय क्या होता है? विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है? विलेय होता है। और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो क्या होता है? विलायक होता है। देखिए, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मोलरता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार इसमें से क्या न्यूमेरिकल भी आते हैं, और बहुत बड़े न्यूमेरिकल नहीं आते, छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। तो यहां से पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद जो है आपका न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से वीडियो मिलेगी आपको। देखो, मोलरता क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में, प्रति लीटर बोलो चाहे 1 लीटर बोलो, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता कहते हैं। बात को समझना। यहां पास एक वर्ड आया है मोलों की संख्या। क्या आया है भाई? विलेय के मोलों की संख्या। अब भाई बात समझो, विलेय के मोल क्या होते हैं? मोल जो होते हैं, मोल के लिए एक सूत्र होता है, मोल की संख्या बोलो या तो मोल बोलो, ये होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। यदि हमको किसी चीज का क्या निकालना है, उसके मोलों की संख्या निकालनी है, तो उसके भार को अणुभार से भाग मतलब कि भाग कर देते हैं, वो आपका मोलों की संख्या मिल जाएगी। तो यहां पास भी वही चीज है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। आगे क्या लिखा है? इसे कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका जो सूत्र होता है, अच्छा, ये जो भार होता है इसे वेट डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। वेट, ये क्या होता है? अणुभार क्या होता है? एटॉमिक मास होता है, इसलिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। एम ए लिख सकते हैं, नहीं ए छोड़ दो भाई, ये हो गया। अब बात को समझना। यहां इसका सूत्र क्या दिया है कि मोलरता वाला बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। समझो, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से समझते हैं। क्या होता है? डब्ल्यू ए इंटू में क्या होता है? 1000
और बटे में क्या होता है एम ए इंटू में वी, क्या होता है भाई वी। अच्छा, ये फार्मूला आप लोग ध्यान करना, ये अच्छे से याद कर लेना, बाकी तो हम आपको ये बता रहे हैं ये आया कहाँ से है, ये फार्मूला आया कहाँ से है। थोड़ा सा ऊपर समझते हैं, ऊपर इसको हटाते हैं और समझते हैं। देखो भाई यहां पास देखो पहले क्या दिया है, विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोल देखना है तो विलेय का भार हो जाएगा, और विलेय का भार, विलेय को हमने यहाँ पास क्या माना है घटक ए, तो घटक ए का भार, घटक बटे क्या है अणुभार, अणुभार किसका हो गया घटक ए का, तो बटे आयतन क्या है, आपको आयतन को हम लोग लिखते हैं वी से, अर्थात ये लीटर में है, देखो इसको मिलीलीटर में करने के लिए क्या है 1000 से भाग कर देंगे। अब आगे चल के यही चीज क्या हो जाएगी डब्ल्यू, मतलब पास पास का गुणा हो जाएगा, दूर दूर का हो जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और यम ए इंटू में क्या हो जाएगा वी। तो इस तरीके से यह फार्मूला आपको मिला है। उम्मीद करता हूं मोलरता का फार्मूला आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगला टॉपिक क्या है, देखो भाई ये सांद्रता के पदों में व्यक्त करना है इनको, तो वही चीजें हैं यहाँ पास। अगला क्या है मोललता। अच्छा मोलरता मोललता में फर्क बस इतना है कि वो भार होता है वो आयतन से लिया जाता है बस, मतलब कि इसको बताए थे कि 1 लीटर विलयन में ये क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम विलायक में, तो समझना 1 किलोग्राम विलायक में, या तो बोलो प्रति किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या, यहां भी देखो वही बात है भाई, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या, देखो ये बात को ध्यान से, क्लाउड जो बन रहा है देखना ध्यान से इसको, कुल मोलों की संख्या, वही मोलों की संख्या यहाँ पास किसकी कह रहा है विलेय की, मतलब घटक बी की बात कर रहा है, कि मोलों की संख्या को क्या कहते हैं मोलरता कहते हैं, सॉरी मोललता कहते हैं। इसको स्मॉल एम से लिखते हैं, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं। और ये आपका क्या दिया है यहाँ पास इसका सूत्र कि मोलरता बराबर क्या है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, किसमें दिया है किलोग्राम में। इस बात को भी ध्यान से समझना, इसका फार्मूला हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, डब्ल्यू ए इंटू में क्या होता है 1000 और बटे में क्या हो जाता है एम ए इंटू में डब्ल्यू बी, मतलब कि विलायक का भार, बी का मतलब हुआ घटक बी, और घटक बी हमने यहाँ पास माना था किसको विलायक को, और डब्ल्यू का मतलब हुआ वेट, वेट का मतलब क्या है भार, तो घटक बी का भार। तो इस तरीके से इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एम बराबर स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू ए इंटू 1000 बटे ये क्या हो जाएगा एम ए, यहां पास देखो ए लगा लेना भाई, ये ए यहां पास जो है ए लगा लेना, इंटू में क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी हो जाएगा। ये क्लियर हुआ आपका मोलरता, बाकी फार्मूला सेम जैसे ये आया है वैसे ये भी आया है। अब नीचे क्या दिया है आपका मोल प्रभाज, देखो ये बढ़िया टॉपिक है, मोल प्रभाज जो है ये भी बढ़िया टॉपिक है, इसको हम लोग मोल अंश के नाम से भी जानते हैं भाई, मोल फ्रिक्शन इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रिक्शन। अच्छा ये क्या होता है, जैसे किसी भी घटक, देखो विलयन 2 घटक से मिलकर बना है, और जो आपके चैप्टर में वो 2 घटक, अर्थात द्विअंगी विलयन होते हैं, त्रिअंगी होते हैं, उनमें क्या है 2 से अधिक चीजें मिल जाएगी, लेकिन हम यहाँ द्विअंगी विलयन की बात कर रहे हैं, द्विअंगी विलयन जो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। तो क्या है कि किसी घटक में यदि हम किसी भी घटक का विलयन की किसी घटक, भाई घटक तो 2 होंगे, या तो ए होगा या तो क्या होगा बी होगा, तो किसी घटक का किसी घटक विशेष, मतलब घटक विशेष मतलब किसी पर्सनल घटक का पूछ लिया जाए, किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित क्या है भाई उसी घटक के, जिस घटक का पूछेगा उसी घटक के कुल मोलों की संख्या, सॉरी उसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात, सॉरी योग के अनुपात के बराबर होता है। अब इस बात को ध्यान से समझना, मैं यहां पास समझाने की कोशिश करूंगा, इस बात को ध्यान से समझना। कह रहा है कि घटक ए का क्या निकालो मोल प्रभाज निकालो, घटक ए का, और देखो इसे किससे निरूपित करते हैं, यहां नहीं लिखा मैं लिख देता हूं, एक्स से निरूपित करते हैं, किससे एक्स से। हम यहाँ पास देखो यक्स ए, यक्स का मतलब मोल प्रभाज, ए का मतलब घटक ए का, और घटक ए का मोल प्रभाज निकालेंगे तो देखो हमारी परिभाषा क्या कह रही है कि किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित, उसी विलयन में उपस्थित उसी घटक के मोलों की संख्या, मतलब ए का निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा ए के मोल, क्या हो जाएगा भाई ए के मोल, और बटे अब कह रहा है तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के योग के बराबर होता है। ये लोग कुल मोल, मतलब कुल मोल का मतलब विलयन के कुल मोल लिखो, चाहे तो ए प्लस बी दोनों के मोल लिख दो, तो यहाँ पास ए के मोल
प्लस में क्या हो जाएगा बी के मोल। इसी बात को आप लिख सकते हैं विलयन के कुल मोल। अब देखो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, एक्स ए, घटक ए का निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। ये जो अणु क्या निकला था यहाँ पास, मोल। ये जो मोलों की संख्या के लिए हमने सूत्र बताया, इसको निरूपित करते हैं यन से। ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए, मतलब कि घटक ए के मोलों की संख्या बटे कुल विलयन की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो ये हुआ मेरे भाई क्या, घटक ए का मोल प्रभाज। इसी प्रकार अगर घटक बी का निकाल रहे हैं तो एक्स बी हो जाएगा। और एक बात समझना, हमने कहा था जिस घटक का निकालेंगे उसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उसी घटक के मोल तथा विलयन के कुल मोल के योग के अनुपात के बराबर है। तो यहाँ पास एक्स बी, तो नंबर ऑफ पहले क्या आ जाएगा यहाँ पास बी, और बटे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। इस तरीके से ये दोनों का हो जाएगा सूत्र। और एक चीज समझना, कहीं भी इस बात को बड़े ध्यान से समझना, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, ये सार्वभौमिक सत्य है। कहने का मतलब ये आप इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखना, आपको निकालना नहीं पड़ेगा भाई, इंपोर्टेंट नोट है ये। कहीं आपको नंबर ऑफ ए मिल जाए अर्थात घटक ए का मोल प्रभाज मिल जाए, एक्स ए मिल जाए, तो आप इस फार्मूले से निकाल लेना, क्योंकि कभी भी किसी विलयन में जो मोल प्रभाज होता है वो दोनों घटक का मोल प्रभाज एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता, एक के बराबर ही होगा। तो ये क्लियर हुआ आपका मोल प्रभाज, मोललता और मोलरता। अब अगला टॉपिक जो है आपका वो क्या है, परासरण तथा परासरण दाब। भाई यूपी बोर्ड के एग्जाम में अपना बेहतरीन स्थान बनाने वाला टॉपिक है। अब तक ये बहुत बार आ चुका है पेपर में और उम्मीद है कि ये फिर भी आएगा, इस बार भी आएगा। तो आप लोग बढ़िया से इसको समझना। परासरण को अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। और उसी बात को परासरण दाब बोलो तो ऑस्मोसिस प्रेशर हो जाएगा। तो पहले समझते हैं परासरण, दूसरा समझते हैं परासरण दाब। देखो भाई ये नंबर ए जो आपका फिगर चित्र बना है वो किसका है, परासरण का है। नंबर बी जो बना है वो किसका है, परासरण दाब का। बड़े ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा, थोड़ा सा समझना बस ध्यान से। परासरण क्या है कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली जानते हैं ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब ये क्या है अर्धपारगम्य झिल्ली। यहाँ पास देखो ये जो बीच में लगी हुई है ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। और यहाँ पास ये जो मध्य में लगी है ये भी क्या है भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से, भाई ये क्या है साल्वेंट अर्थात विलायक, ये क्या है भाई विलायक हैं, ये विलायक हैं। और ये नीचे वाले क्या हैं, ये आपका सोल्यूट अर्थात विलेय के कण हैं। ये क्या है, विलेय के कण। जो आपको डाट डाट दिख रहे हैं, जो ब्लैंक डाट दिख रहा है ना, वो क्या है, वो विलयन के अणु, पूरा पूरा का पूरा क्या है विलयन बन जाएगा। और ये क्या है जो आपका डाट डाट दिख रहा है ब्लू कलर से ना, ये क्या है आपके विलेय के कण है। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली से ये शुद्ध जो विलायक है इनके अणुओं का नीचे आना अर्थात इसको भेद करके नीचे आ जाना, इस क्रिया को कहते हैं क्या, परासरण। तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, ये है शुद्ध विलायक आपका, और यहां से ये विलयन की ओर मतलब कि बाहर से नहीं अंदर से, अंदर से क्या करते हैं प्रवाह करते हैं, स्वतः प्रवाह। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। इस क्रिया को परासरण कहते हैं भाई। अगली बात परासरण दाब। अच्छा अब यहां पास भाई कोई इंसान यदि तुमको तुम्हारी रेखा को तुमने जो बनाया है उसको भेद कर जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो उपाय होगा, भले ही वो आंखों से ओझल हो, मतलब कुछ तो उपाय होगा उसको रोकने के लिए। तो यहां पास क्या है, परासरण दाब ही वही चीज है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो भी बाह्य दाब, जो बाह्य बल लगाते हैं हम लोग, दाब लगाते हैं, उसी को कहते हैं क्या है, वो परासरण दाब है। बात को समझना, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब, क्या लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो भाई साहब ये क्या है, सॉल्यूशन अर्थात विलयन है, ये क्या है विलायक है। अब यहां पास ये पिस्टन लगा हुआ है, देखो यहां से ये क्या है, बीच में क्या लगा हुआ है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो जब इसको हम पिस्टन से क्या करेंगे, देखो ये इधर आएंगे, साल्वेंट जो शुद्ध विलायक है विलयन की तरफ आएंगे। तो जब यहां से हम पिस्टन से क्या देंगे, थोड़ा सा इसको पंप करेंगे अर्थात इसको दाब देंगे ना, तब क्या ये इधर इनका जो प्रवाह होता है वो रुक जाएगा। और यही प्रवाह रोकने के लिए जो हम दाब लगाए हैं ना, वही आपका परासरण दाब है। अब जो है आगे का टॉपिक देखते हैं क्या है,
क्वथनांक में उन्नयन, अणुसंख्य गुणधर्म में हमने परासरण दाब पढ़ लिया था। अब जो है अणुसंख्य गुणधर्म देखेंगे कि अणुसंख्य गुणधर्म में क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, हिमांक का अवनमन क्या होता है। इन चीजों को बड़े ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ध्यान से समझना भाई। यहाँ क्या है, ये आपका जो टॉपिक है वो है क्वथनांक का उन्नयन। कह रहा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ, मान लो कोई एक विलायक है, इमेजिन करना भाई, मान लो हम जल ले लिए और जल का ये पॉइंट है क्वथनांक का उन्नयन। और क्वथनांक क्या होता है, पहली बात ये समझ लेना भाई, किसी भी द्रव का वह मतलब कि टेम्परेचर, वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है, या तो ऐसे कहें कि जिस पर मतलब कि वह हाईएस्ट ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है, वही क्या होता है, क्वथनांक होता है। और क्वथनांक में देखो, क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है किसी चीज में वृद्धि होना, क्या होना, वृद्धि होना। तो ये हो जाएगा किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ, ध्यान से समझना कि अवाष्पशील पदार्थ जिसमें क्या हो, कोई वाष्प ना हो, अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। मेरे भाई इस बात को समझना, मान लिया जाए पहले प्योर वाटर था आपके पास, आप उसको गर्म कर रहे थे तो बहुत जल्द उसका क्या है, टेम्परेचर हाई करने पर मतलब वो उबलने लगता था। अब हमने उसमें क्या कर दिया, थोड़ी सी मिट्टी डाल दिया या लो फिर बालू डाल दिया, तो कोई अशुद्धियां हमने उसमें मिला दिया, तो अब उसको थोड़ा सा और गर्म करना पड़ेगा, तब वो उबलेगा। मतलब उसका क्वथनांक जो है वो और क्या हो जाएगा, मतलब वाष्प दाब उसका कम हो जाएगा, वाष्प भी कम हो जाएगा, जो वाष्प निकलेगी वो भी कम हो जाएगा और क्वथनांक बढ़ जाएगा। यहाँ पास देखो उसका वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है, फलस्वरूप क्वथनांक में क्या होता है, बढ़ जाता है। भाई वाष्प दाब मतलब कि वाष्प कम निकलेगा तो क्वथनांक उसका बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। जब द्रव उबलने लगता है तो वाष्प बहुत अधिक मात्रा में निकलती है, लेकिन यदि वाष्प नहीं निकल रही तो इसका मतलब है कि क्या है, क्वथनांक उसका बढ़ रहा है, मतलब उसको और हीट करना पड़ेगा तब वाष्प मिलेगी, उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीबी से। भाई टी का मतलब समझना, डेल्टा का मतलब डेल्टा इसलिए लगा है कि जब किसी चीज में पता नहीं कितनी वृद्धि हो रही तो उसके लिए हम डेल्टा लगाते हैं, डेल्टा परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। और टी का मतलब टेम्परेचर, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीबी कुल मिलाकर हो गया क्वथनांक का उन्नयन। अब समझना इसका सूत्र क्या होता है, कि क्वथनांक के उन्नयन के लिए जो सूत्र है वो है डेल्टा टीबी बराबर शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और इसी को हम लोग लिखते हैं टी नॉट, क्या लिखते हैं भाई, टी नॉट लिखते हैं, माइनस विलयन का क्वथनांक, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, टी। या तो इसको हम इस प्रकार से प्रतीक के रूप में लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी बराबर टी नॉट माइनस में टी। जरा आप ध्यान से समझना, यहां एक नोट पॉइंट दिया है, बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं भाई, यहां से आते हैं क्वेश्चन। आपका क्या पूछता है, अणुभार गणना करनी होती है, अणुभार की गणना करनी होती है, तो उसके लिए सूत्र इस नोट पॉइंट से मिलेगा। या तो आपसे पूछेगा कि क्वथनांक का उन्नयन और मोललता में क्या संबंध होता है वो बताओ, तो भाई यहां पास क्या करना है, डेल्टा टीबी क्या होता है, हमने सीधा लिखा किया है, अर्थात कौन, डेल्टा टीबी मोललता के सीधा समानुपाती, सीधा समानुपाती का मतलब जैसे ये क्या लिखा है, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मोललता, किसके, मोललता के। अब मेरे भाई आप समझना, इसी बात को हमने आगे क्या कर लिख दिया है कि डेल्टा टीबी, अब आप जानते हैं यहां से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, स्थिरांक आएगा, तो वो क्या है, केबी, और यही केबी आपका क्या कहलाएगा, केबी बराबर क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। कुछ भी नहीं किया हमने, यहाँ पास डेल्टा टीबी इसको हटाया, केबी स्थिरांक आया और यम वही लगा, यम का मतलब है मोललता, यम का मतलब यहाँ पास क्या है, मोललता, मोललता। और मोललता का फार्मूला जैसा कि आपने पहले ही पढ़ लिया, तो वही केबी इंटू में मोललता का फार्मूला लिख दिए हैं। अब समझना, परिभाषा 1 नंबर 2 नंबर में पूछता है कि ये क्या है आपका, केबी क्या है यहाँ पास में, मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो परिभाषा पूछ लिया करता है मोलल उन्नयन स्थिरांक की। तो जरा ध्यान से समझना इसकी परिभाषा हम कैसे समझेंगे। देखो मोलल उन्नयन स्थिरांक, यहाँ पास देखो एक सूत्र मिला है, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू में यम, तो ये हम लेते हैं डेल टीबी बराबर केबी इंटू में एम, हमको इसकी परिभाषा निकालनी है। यदि क्या करते हैं हम, यदि m बराबर क्या लेते हैं 1, यदि m बराबर 1 ले लेते हैं, मतलब मोललता कितनी ले लेते हैं 1,
तो ये क्या हो जाएगा, डेल टीबी बराबर में केबी। मतलब कि यदि मोललता को एक कर दिया जाए, यदि मोललता को एक कर दिया जाए तो मोलल उन्नयन स्थिरांक उसके क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होगा। या तो इस बात को हम बोले कि किसी 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में वैद्युत अनवघट्ट या तो फिर अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर, अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल, कितना मिला रहे हैं भाई, 1 मोल मिलाने पर जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वही क्या कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। लिखते हैं परिभाषा, तो ध्यान से समझना परिभाषा को, इन्वर्टेड कामा में करके लिखते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 केजी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्ट अवाष्पशील, चलो इसको छोड़ो, पदार्थ मिलाने पर, अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल मिलाने पर, 1 मोल मिलाने पर मोलल क्या है, 1 मोल मिलाने पर ये क्या है भाई, क्वथनांक में उन्नयन, मिलाने पर क्वथनांक में उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, स्थिरांक कहलाता है। ये आपका यहां से 1 नंबर क्लियर हो रहेंगे, 1 से 2 नंबर आपके क्लियर हो चुके होंगे भाई। इस टॉपिक को मतलब ये क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा याद करके जाना और ये आपको पूछा जाएगा। अगर यहीं से आपसे पूछ ले ग्राम अणुक स्थिरांक, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, अब बात को समझना, ग्राम अणुक लगा देगा तो इसी 1 किलोग्राम को हम केवल और केवल किसमें चेंज कर देंगे, 100 ग्राम विलायक में अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल मिलाने पर क्वथनांक में उन्नयन ही क्या होता है, मोलल ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। अब बात आती है किसकी, हिमांक में अवनमन। भाई हिमांक में अवनमन समझने से पहले समझते हैं कि हिमांक क्या होता है। मतलब कि एक वह टेम्परेचर जिस पर क्या है, कोई द्रव क्या है, बर्फ जमने लगता है, अपनी ठोस अवस्था में आ जाता है, उसको कहते हैं, उस पॉइंट को, जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर वह द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसको हम लोग कहते हैं हिमांक है। अब समझना, हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है किसी चीज में कमी होना। समझना ध्यान से, कह रहा है कि किसी विलायक में, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, अवाष्पशील मतलब कि वाष्प वगैरह ना हो, अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसके वाष्प दाब में क्या होती है, कमी। भाई साहब पहले कोई चीज है जो वाष्पशील था, उसमें अगर कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला रहे हैं तो उसका वाष्प दाब मतलब कम वाष्प निकलेगी, तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब जैसे ही वाष्प दाब में कमी होगी तो उसके फलस्वरूप हिमांक में क्या होगा, थोड़ी सी कमी हो जाएगी। भाई साहब अगर वाष्प दाब भी कम निकल रहा है तो इसका मतलब हिमांक कम है, क्वथनांक तो बढ़ जाएगा लेकिन हिमांक की बात आएगी तो वो कम हो जाएगा, कम हो जाता है। इसे ही मतलब कि इस प्रकार हिमांक में हुई कमी को क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। भाई साहब डेल्टा का मतलब वही परिवर्तन, टी का मतलब टेम्परेचर, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है हिमांक। तो यहां से समझना इसका सूत्र, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। भाई साहब हिमांक का अवनमन अर्थात डेल्टा टी एफ बराबर विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक कितना, टी नाट, यहाँ पास शुद्ध लिख लेना भाई, नाट लगाए मतलब शुद्ध, तो शुद्ध विलायक का हिमांक हो जाएगा टी नाट, माइनस कर देंगे किसका, विलयन का हिमांक मतलब कि टी। अब ये तो आ गया आपका सिंपल सा फार्मूला, यदि दोनों चीज दी गई हो तब, विलायक और विलयन दोनों की मतलब टेम्परेचर अर्थात हिमांक जो है वो दिया हो तब ये फार्मूला लगाना है। अब बात आ गई कि भाई साहब यहां नोट पॉइंट बताए थे तो यहां भी एक नोट पॉइंट है कि हिमांक में अवनमन जो होता है वो मोललता का सीधा समानुपाती होता है, जैसे कि ऊपर वाला था सीधा समानुपाती। ये यहां से देखो डेल्टा टी एफ बराबर ये इसका सूत्र हो गया। अब यहां से डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोललता की। बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना,
डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोललता के। और इसी चीज को हमने क्या कर दिया, या करके आगे लिख दिया डेल्टा टी एफ बराबर, अब ये चिन्ह हटेगा तो यहाँ एक नियतांक आएगा, और यही को हम लोग क्या कहते हैं, के एफ बराबर मोललता अवनमन स्थिरांक, अर्थात मोलल अवनमन स्थिरांक बराबर में हम इधर जो लिखे हैं यहां से, इतना तो आप जानते हैं मोललता का सूत्र है। तो कुल मिला के ये किसका सूत्र आ गया है, क्वथनांक में उन्नयन का। यदि आपको ये ज्ञात करना हो तो के एफ बराबर में क्या हो जाएगा भाई, डेल टी एफ इंटू में क्या हो जाएगा, एम ए इंटू में डब्ल्यू बी, और बटे में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू में 1000। ये किसका हो जाएगा भाई, मोलल अवनमन स्थिरांक का सूत्र हो जाएगा। अब बात आती है कि मोलल अवनमन स्थिरांक परिभाषा इसकी क्या होती है। जैसे यहां से ये वाला फार्मूला उठाना भाई, ये वाला फार्मूला यहां से देखो, डेल क्या देख रहे हैं भाई, मोलल अवनमन स्थिरांक, ध्यान से समझना, मोलल अवनमन स्थिरांक। देखो भाई यहां से क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट उठाते हैं, तो डेल्टा टी एफ, डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम के। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू में क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। और यहां हम क्या करते हैं, यदि एम बराबर क्या ले लेते हैं, 1, यदि एम बराबर 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर में के एफ, ये हो जाएगा। तो इसकी जब हम परिभाषा देंगे तो क्या देंगे कि 1 किलोग्राम विलायक, यहां से इमेजिन करना, यहां से 1 किलोग्राम विलायक में क्या है, यहां भी लिखेंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में आवासशील पदार्थ के 1 मोल क्या है, घोलने पर क्या होता है, जो हिमांक में अवनमन होता है वही क्या कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इसकी परिभाषा लिखते हैं भाई, परिभाषा इसकी लिखते हैं, परिभाषा देखते हैं भाई कि 1 kg इन्वर्टेड कामा में करके लिखते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में आवासशील वैद्युत अनपघट्ट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, पदार्थ का 1 मोल घोलने पर प्राप्त हिमांक अवनमन क्या कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। अब देखिएगा इसका सूत्र क्या है, यहां से क्या निकल के आएगा, के एफ बराबर क्या मिला, डेल टी एफ इंटू में क्या हो जाएगा, एम ए इंटू में डब्ल्यू बी, और बटे में क्या हो जाएगा, देखो वही चीजें हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा के, इसलिए हम ज्यादा समझाते नहीं है वहां पास, क्योंकि यहां पास ही पहले आप समझ चुके हैं। ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू में क्या हो जाएगा, 1000। अब एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा आप लोग, जो आपसे कहेगा कि अणुभार की गणना कीजिए, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन, इनके अनुसार क्या है, अणुभार की गणना कीजिए। तो यहां से अणुभार की गणना करनी हो तो अणुभार के लिए ये आपका मिलेगा, ये वाला पॉइंट सारे सूत्र में यहां भी समझ लेना, यम ए क्या है, अणुभार है। यहां देखेंगे तो यहां पास भी क्या, यम ए अणुभार है। तो अणुभार के लिए जब हम निकालेंगे तो इसी सूत्र से देखना, इसको क्या है, हम इधर इस पक्ष में करते हैं, मतलब कि क्या है, के एफ क्या हो जाएगा, के एफ इंटू में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू में 1000 हो जाएगा, और बटे में ये देखो ये इधर चले आएंगे भाई, तो डेल टी एफ इंटू में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी, और ये सब बराबर में किसके आएगा, एम ए। तो अणुभार की गणना के लिए सूत्र हमारा क्या मिलेगा, अणुभार की गणना के लिए जो सूत्र मिलेगा वो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, और यहां भी आप निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले से। तो मैक्सिमम आपके विलियन चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे
सब हमने क्लियर करा दिया है। उम्मीद है कि इससे बाहर नहीं आएगा और आप लोग बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन से चैप्टर के साथ। कल का आपका जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा वैद्युत रसायन, और वैद्युत रसायन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके सामने रखेंगे। और देख लेना, बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर जाने वाला नहीं है, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। और ढेर सारा प्यार दुलार बनाए रखिएगा अपने इस छोटे से भाई के ऊपर, अपने दोस्त के ऊपर। और हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना भाई। आपका कमेंट ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है, और हम बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर से बेहतर तरीके से मेहनत करेंगे और आपको एक से एक बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, जय हिंद।